हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू PWGC नेट। तो दिसंबर का एग्जामिनेशन जो है हमारा खत्म हो चुका है। दिसंबर का एग्जामिनेशन खत्म हो गया है। दिसंबर के जितने भी स्टूडेंट्स थे अब वो रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, पर जो बीत गया हम उसकी बात नहीं करेंगे, जो आगे आने वाला है हम उसकी बात करेंगे। जी हाँ, जून में जो एग्जामिनेशन हमारा होने वाला है यूजीसी नेट का, उसकी हम आज बात करने वाले हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार दे रहे हैं एग्जामिनेशन, बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीटर्स हैं। तो जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हैं या जो पिछले वाले स्टूडेंट्स भी हैं, उन लोगों के लिए आज हम जो है बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये समझेंगे। एक्चुअली में हम पूरा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन समझने वाले हैं कि क्या होता है ना, स्पेसिफिकली हमारे पेपर 2 लॉ के पॉइंट से। तो फटाफट से कमेंट में सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि सब लोग एक्साइटेड हो इस सेशन के लिए। चलिए, तो देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम किस किस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट जो है, अगर अपन देखें, यहाँ पे अपन आते हैं यूजीसी नेट। सबसे पहली बात तो एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, या फिर मैं यहां पे कहूं इट इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन किस चीज का होता है? जितने भी बच्चों का ये सपना होता है कि उन्हें वेरियस यूनिवर्सिटीज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना होता है, तो हमारे एनटीए ने भाई एक ये मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है कि एटलीस्ट भाई आपके पास, आप क्या हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, और आपका नेट क्लियर होना चाहिए। तो ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं, जॉब्स नहीं दिलवाता है। अच्छा, एक सरप्राइज है जो मैं बताऊंगी, जॉब नहीं दिलवाता है, पर एक्चुअली में ये आपको क्या करता है, प्रिपेयर करता है कि आप अब नेट क्लियर करने के बाद वेरियस यूनिवर्सिटीज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में, हम हमारे लॉ के सब्जेक्ट से कंसर्न रहेंगे, तो आप लॉ जो है पढ़ा सकते हैं। अब हम लोग हमारी यूनिवर्सिटीज में देखते थे टीचर्स को कि पढ़ा रहे हैं, हमारे पास प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, नेट होती है। तो ये जो एग्जामिनेशन है ये हमें देना होता है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब इसमें एग्जाम के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब कौन ये एग्जाम दे सकता है? क्या थर्ड ईयर के बच्चे जो देख रहे हैं या जो 5 ईयर के बच्चे देख रहे हैं, क्या वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं? या जो मास्टर्स में बच्चे हैं, क्या वो ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं? तो आज हम ये जो जितनी भी कंफ्यूजन है ना इसके अराउंड कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, वो दूर करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो चाहे वो जनरल हो, अनरिजर्व्ड हो, या जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो, मिनिमम हम बात करें 55% मार्क्स उनके होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ, जो उनका मास्टर्स डिग्री है या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है। हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे लॉ के लिए जो मास्टर्स डिग्री होती है वो क्या होती है, अपनी अपनी फील्ड में हमारी LLM होती है, दैट इज मास्टर्स ऑफ लॉ। जो मास्टर्स है आप ऐसी जगह से कर रहे हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय द यूजीसी, ठीक है। अब जो ओबीसी हैं, जो कि एनसीएल, ओबीसी एनसीएल एज ए नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी हैं, या फिर पीडब्ल्यूबीडी हैं, थर्ड जेंडर कैटेगरी हैं, उनका 5% रिलैक्सेशन दे रखा है। तो उनको 55 तो नहीं, 50% एग्जाम जो मार्क्स हैं वो अपने मास्टर्स में लेके आने होते हैं। तो भैया मास्टर्स करनी है, लेकिन ऐसे ही नहीं कि हवा में निकाल रहे हो और 40-45% नंबर आ रहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। या आप लोग अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का सपना देखते हो, तो ये 55% जो दे रखा है ना, मतलब मैंने नोटिस तो किया है और यही होता है कि बच्चों के आराम से 70-80 आते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया है। भाई हम लॉ के बच्चे ज्यादा नंबर तो ले ही आते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो ओबीसी के लिए, नॉन ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, इन सब के लिए मैंने आपको बता दिया कि 50% जो मार्क्स हैं, यहाँ से 55 की जगह 5% का रिलैक्सेशन है, 50% एग्जामिनेशन में जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए। अब ये तो हुआ जिनका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों का आता है वो ये कि मैम, हम हमारे मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं, हम हमारे मास्टर्स की सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, हमारी 1 साल की, हमारी 2 साल की। अब वहां पे क्या दिक्कत आती है, वो दिक्कत भी यहाँ पे सॉल्व हो रखी है कि कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री, मतलब जो कि LLM कर रहे हैं,
अब यहाँ पे चाहे 1 ईयर वाले हो 2 ईयर वाले हो, दोनों एक चीज ध्यान रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप भी एग्जामिनेशन दे सकते हो। वो भी क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हैं अगर और equivalent courses candidates who have appeared for their qualifying master's degree final year examination, जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, जिनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है वो भी दे सकते हैं। पर यहाँ पे बशर्ते, तो मतलब अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं, अब यहाँ पे लिखा फाइनल ईयर है, आप अपने अगर फाइनल ईयर के सेमेस्टर से एक सेमेस्टर पहले भी हैं तो भी दे सकते हैं। आप क्या मानेंगे, मैंने भी अपने फाइनल सेमेस्टर में नहीं, मतलब लाइक मैंने अपने जो बेसिकली मैंने 1 साल की एलएलएम की थी, तो मैंने जो है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही टेक्निकली एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर कर लिया था, तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि अभी आपका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनली माना जाएगा। ठीक है, फिर चाहे वो जेआरएफ हो चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपको मिनिमम 55% से अपना जो मास्टर्स है वो कंप्लीट करना होगा। और एक और चीज यहाँ पे मैंडेटरी है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी होगी विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज। ठीक है, तो आपको अपनी जो मास्टर्स डिग्री है वो इतने रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ 2 साल में कंप्लीट करनी है। तो अब आप देख लीजिए कि आप कौन से सेमेस्टर में हैं और आपकी मास्टर्स डिग्री कब कंप्लीट होगी। आपको उसके 2 साल के अंदर अंदर, बस नेट के एग्जाम के 2 साल के अंदर आपको क्या करना है, अपनी मास्टर्स डिग्री विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज कंप्लीट करनी है ना, क्लियर है। चलिए एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो एडमिशन टू पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई करते हैं, सबर रखो, रुको, करेंगे बात इस बारे में भी, उनको अपनी मास्टर्स डिग्री या फिर जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है उनके पास 2 साल का नहीं, उनके पास 1 साल का ही टाइम पीरियड है। तो भाई अभी छोटा सा डिसएडवांटेज है, कोई बात नहीं, 1 साल ही सही। एडमिशन टू पीएचडी मिलना भी एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है, तो इसको ऐसे मत मानना कि ये भी हल्के में ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब ऐसे कैंडिडेट जो कि 3rd जेंडर कैटेगरी के हैं वो भी एलिजिबल हैं कि वो सेम रिलैक्सेशन ले सकते हैं, चाहे वो फीस हो, एज हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो। क्लियर है। चलिए अब जो सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन जो कट ऑफ जाती है वो अलग अलग हो सकती है, यही पॉइंट दे रखा है ना। जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं जिनका मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन जो है अभी कंप्लीट हो चुका है बाय 19 सितंबर 1991, वो भी एलिजिबल होंगे 5% के रिलैक्सेशन के लिए एग्रीगेट मार्क्स फॉर अपियरिंग इन नेट। ये उनके लिए है जो पुराने हो चुके हैं, अभी तो हम उन्हीं की बात करें, जून में दे रहे हैं। और यूजुअली ये वाले जो लोग होते हैं जिनकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी होती है वो अपनी अपनी जगह सेटल्ड होते हैं, वो नेट देने के लिए ज़्यादा उतना उन लोगों को लगता नहीं है कि वो दें। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अब जो आती है वो ये आती है कि जो 4 साल की जो लोग या तो 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके मिनिमम 75% मार्क्स आने चाहिए इन एग्रीगेट या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। अगर आपको नेट देना है तो बैचलर्स वाले दे सकते हैं 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर बैचलर, विच एवर, अगर हम इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते 75% मार्क्स जो हैं वो आपके आने चाहिए। यहाँ पे 55 नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 75% एग्जामिनेशन है, 5% रिलैक्सेशन जो है वो SC ST OBC NCL डिफरेंटली एबल्ड EWS के लिए दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और जो कैंडिडेट्स हैं जो नेट क्वालिफाई कर रहे हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के, वो एलिजिबल होंगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए फॉर एडमिशन टू पीएचडी, है ना। और जो अगर हम बात करें जो कैंडिडेट्स नेट क्वालिफाई कर रहे हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बेसिस पे, वो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बस अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ जेआरएफ और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग ध्यान रखें तो। ठीक है, वैसे अभी हमारे लॉ के लिए पॉइंट कंसर्न नहीं होता है, ये जनरल पॉइंट है। तो लॉ वालों सिर्फ क्या ध्यान रखना है, एलएलएम कर रहे हो तो आपके एग्जाम, अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है तो आपका जो मास्टर्स है 55% या 50% जैसा भी आप पे जो भी कैटेगरी लागू होती है उससे आपको क्लियर करना है, विद इन 2 years ऑफ नेट क्लियर करना है। सिंपल बात है ना। अब एज लिमिट यहाँ पे क्या होती है, तो जेआरएफ के लिए अब क्योंकि यहाँ पे 3 कैटेगरीज आ ही गई हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले कैटेगरीज बता दूं। अब पहले जो एग्जाम क्या होता था 2 कैटेगरीज में ही होता था, अब हमारे पास क्या है 3 कैटेगरी में जो हमारा रिजल्ट है वो आता है। सबसे पहली कैटेगरी अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरी कैटेगरी अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, और तीसरी कैटेगरी एडमिशन टू पीएचडी ओनली। अब ये जेआरएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है
जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अच्छा, फेलोशिप सुन के बच्चों को लगा कि मैम पैसा, बिल्कुल यहाँ पे पैसा मिलता है। तो अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो आप अगर पीएचडी में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टूडेंट स्टाइपेंड मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पूरे 5 साल। और ये छोटी मोटी स्कॉलरशिप नहीं होती है, बहुत ही हैंडसम अमाउंट होता है। ठीक है, 37,000 प्लस यहाँ पे एचआरए जो है वेरियस सिटीज के अकॉर्डिंग एचआरए मिलता है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 50,000 रुपीज जो है आपको मिलते हैं, प्लस कंटिजेंसी भी इसमें होती है। तो बहुत ही अच्छा अमाउंट है ये, एक मोटिवेशन फैक्टर मिला पीएचडी करने का, इसीलिए बच्चे करते हैं। ठीक है ना। तो अब अगर आपका कैटेगरी 1 में आप आते हैं, आपका रिजल्ट कैटेगरी 1 में आता है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। आप पीएचडी में एडमिशन तो ले ही सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेकंड कैटेगरी में रिजल्ट आता है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए, और पीएचडी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं स्कोर के बेसिस पे। और अगर थर्ड कैटेगरी में रिजल्ट आता है तो ना स्कॉलरशिप ना असिस्टेंट प्रोफेसर, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हमारे जो है, हमारे पास इन 3 कैटेगरीज में रिजल्ट आता है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी एज लिमिट है वो क्या है कि मिनिमम, भाई नॉट मोर देन, बेसिकली मैक्सिमम एज कितनी है, 30 साल से ऊपर जो है आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ऑन कब होनी चाहिए? ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जाम इज कंक्लूडेड। जब एग्जाम जो है कंक्लूड किया जाता है उसकी फर्स्ट जो डेट है, फर्स्ट जो मंथ की जो फर्स्ट डेट होती है, उस दिन आप 30 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। तो जो मैक्सिमम एज है वो कितनी हुई? 30 ईयर्स। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी एंड टू वुमेन एप्लीकेंट्स। ये चीज़ ध्यान रखना भाई। तो जितनी कैटेगरी वाले लोग हैं, ये वाली कैटेगरी, इनके लिए मौज है कि भाई 30 साल तो है मैक्सिमम है, आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और दे दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है उन्हें भी दिया जा सकता है। अगर हम देखें रिलैक्सेशन 5 साल का, अगर वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अपना सर्टिफिकेट ला देते हैं कि हमारा ये जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। 3 ईयर रिलैक्सेशन जो है वो एज में दिया जा सकता है उन कैंडिडेट्स को जिनके पास क्या है, एलएलएम डिग्री है। ठीक है। 5 ईयर्स का, अप टू 5 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया जा सकता है ऐसे कैंडिडेट्स को जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस में क्या है, सर्व किया है। तो जनरली कितना है एज लिमिट? 30 ईयर्स, 5 साल का रिलैक्सेशन टू कैटेगरीज। एलएलएम डिग्री वालों को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी एज में दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, टोटल एज रिलैक्सेशन जो होगा वो 5 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है किसी भी परिस्थिति में। तो ध्यान रखना कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो और आप कितने साल के हो। ठीक है ना। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या कोई एज लिमिट है? कोई एज लिमिट नहीं है, जेआरएफ की एज लिमिट है। भाई सरकार अब इतना बड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है, आपको इतना मोटा पैसा दे रही है, कुछ तो रखेगी ना बैरियर, ऐसा थोड़ी है कि सबको ही देगी। तो यहाँ पे जेआरएफ के लिए एज लिमिट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, और एडमिशन टू पीएचडी ओनली के लिए भी कोई अपर एज जो है वो यहाँ पे तय नहीं की गई है। एग्जाम पैटर्न समझ आ गया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, एग्जाम की कैटेगरी समझ आ गई कि रिजल्ट किन किन कैटेगरीज में आता है, एज लिमिट हमें समझ आ चुकी है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में आता क्या है, और एग्जाम कैसे कैसे कब कब कंडक्ट होता है, ये सवाल बच्चों के मन में अभी तक मुझे लगता है कि आ गया होगा, और जिनके मन में नहीं आया मैं बता दूं आना चाहिए। क्यूरियोसिटी लाइफ में होनी चाहिए कि भाई हाँ अब आगे क्या, सब समझ लिया। अब देखते हैं कि एग्जामिनेशन होता कैसे है। तो भाई पेन पेपर वाला एग्जामिनेशन नहीं होता है, सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होता है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, आप जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है, वहां पे आप आंसर टिक करके आते हैं। सिंपल कंप्यूटर बेस्ड एज सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है साल में 2 साइकिल में कंडक्ट कराया जाता है। कंडक्टेड इन 2 साइकिल। ठीक है, एक आती है हमारे पास जून और एक आती है हमारे पास दिसंबर साइकिल। तो आप देखें यहाँ पे 2 साइकिल में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है साल में हमारे पास, मतलब 2 मौके हैं एग्जाम कंडक्ट करने के। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ ट्वाइस इन अ ईयर हमें मौका मिल रहा है
कि आप अगर एक बार चूक गए तो आपको दोबारा भी मौका जो है वो मिलेगा। तो ध्यान रखना, 2 बार साल में एग्जामिनेशन होता है। हाँ, कोविड की वजह से थोड़ा बहुत डिले हुआ था, पर अब वापस से हम स्टार्स मान ले, भगवान की दया मान ले, और कोविड जा चुका है, तो अभी जो साइकिल है ये वापस से ठीक हो गई है। तो वापस से जून और दिसंबर में जो हमारा एग्जामिनेशन है वो टाइम से हो रहा है। अब एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, 2 पेपर आते हैं। अब क्योंकि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इतना इजी तो नहीं होगा कि सिर्फ हमसे हमारा सब्जेक्ट पूछा जाए। क्या पूछा जाता है, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। 2 पोर्शंस में हमारा पेपर जो है वो डिवाइडेड होता है। सो बेसिकली वी हैव 2 सेक्शंस। पेपर 1 में वी हैव 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 50 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स ईच, दैट इज 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, है ना। और हमारे पास जो पेपर 2 होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और उनके भी क्या होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं। सो बेसिकली द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज अ जनरल पेपर जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है, टीचिंग आता है, रिसर्च आता है, आईसीटी आता है, कम्युनिकेशन आता है, हायर एजुकेशन आता है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट आता है, हमारे पास डीआई आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। सब आ गया, बिल्कुल सब आ गया। 100 मार्क्स मिलते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 भी हल्के में मत लेना। पेपर 2 आता है हमारे पास, हमारे सब्जेक्ट का पेपर, दैट इज हमारे लॉ का पेपर, जिसमें हम वही अभी सिलेबस हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या आता है। अब जो क्वेश्चन इन पार्ट 1 इंटेंडेड टू असेस टीचिंग रिसर्च, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। ये जो है आपकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करता है, दैट इज आपका, हमारे अगर हम बात करें पेपर 2 हमारा लॉ है, तो हम भाई लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हमसे लॉ के बारे में जितनी भी चीजें वो पूछी जाएंगी, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन जो होती है वो क्या होती है, 3 आवर्स का पेपर होता है, 180 मिनट्स विदाउट एनी ब्रेक। ऐसा नहीं होता कि पहले पेपर 1 हो जाएगा फिर पेपर 2 हो जाएगा, एक साथ ही पेपर आता है और एक साथ ही हमें जो है ये पेपर जो है करना होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। और एक खुशी की बात बताऊं, अभी तक तो इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं यहां पे बड़ा बड़ा लिख देती हूं आप लोगों के लिए, नो नेगेटिव मार्किंग, और यहां पे डिस्क्लेमर में लिख दूं टिल नाउ। तो अभी भी जो बच्चे सो रहे हैं कि उन्हें नेट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, सोच रहे हैं, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो कुछ भी कहो, अगर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग आती है तो भी हम लोग तत्पर रहेंगे उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, पर अगर नहीं आ रही है तो हमारे लिए बेनिफिट है ना, तो बेनिफिट का फायदा उठा लो, न जाने कब हमारी किस्मत बदल जाए और नेगेटिव मार्किंग आ जाए। तो अभी तक इस एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मतलब हम सारे जो क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, हमारे पास ये मौका है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे मुझे लगता है कि सबको पैटर्न जो है वो क्लियर हो चुका है। पेपर 1 इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, ये सब सब्जेक्ट्स में आता है, पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। अब हम सोचते हैं कि हम या तो सिर्फ पेपर 2 कर लें, पेपर 1 कर लें, जी नहीं, दोनों आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हम आते हैं हमारे पेपर 2 के सिलेबस पे कि क्या क्या हमसे जो है पेपर 2 में जो सिलेबस है वो आता है हमारा। तो हम देखिए स्टूडेंट्स, टोटल 10 यूनिट्स आती हैं हमारे पास, टोटल वी हैव 10 यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहली यूनिट जो आती है हमारे पास, दैट इज यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस, जहां पे हमारे नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ लॉ, लीगल पर्सनालिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, पोजेशन, ओनरशिप, लाइबिलिटी, इन सबसे हमारे ये सब टॉपिक्स हैं, दिस इज यूनिट नेम। फिर आती है हमारे पास यूनिट 2, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों का पोर्शन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में वही हमारा, अगर हम स्टार्टिंग से शुरू हो जाए, हमारा प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ड्यूटीज हो गए, डीपीएसपी, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजंस, सेंटर स्टेट रिलेशन, जुडिशियल रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड डिस्क्रिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ये हमारा, अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं किसका प्रोविजन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रोविजन आ गया। चलिए फिर आती है हमारे पास यूनिट 3, दैट इज पीआईएल एंड आईएचएल। यहाँ पे हमसे इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, सोर्सेज, रिकॉग्निशन, नेशनैलिटी, रेफ्यूजीज, इमिग्रेंट्स, आईडीपीज, एक्सट्रेडिशन, असाइलम, यूएन, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, डब्ल्यूटीओ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, प्रोटोकॉल्स, चैलेंजेस, ये सब हमसे पूछे जाते हैं। फिर आती है हमारी यूनिट 4, दैट इज लॉ ऑफ क्राइम्स।
ठीक है। लॉ ऑफ क्राइम्स में आप देखेंगे हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स हैं, एक्टस रियस मेंस रिया, स्टेजेस ऑफ क्राइम, अटेम्प्ट हो गया हमारे पास, इनकोएट क्राइम्स हो गए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट, जनरल एक्सेप्शंस हो गए, ह्यूमन बॉडी, स्टेट एंड टेररिज्म, प्रॉपर्टी, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ड्रग्स, काउंटरफीटिंग, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, इनके अगेंस्ट हमसे ऑफेंसेस पूछे जाते हैं। थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट जो है हमसे पूछी जाती हैं। फिर आता है हमारे पास यूनिट 4 तो हो गया, ये 5 हो गया हमारा, है ना, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। काफी इजी यूनिट है हमारी ये, जिसमें हमसे नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी, जनरल डिफेंसेस, स्पेसिफिक टॉर्ट्स हमसे पूछे जाते हैं, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, लाइबिलिटी के टाइप्स, टॉर्शियस लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। फिर आते हैं हमारे पास 3 एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट और कॉम्पिटिशन एक्ट। ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया कमर्शियल लॉ, दैट इज यूनिट 6। कॉन्ट्रैक्ट के सारे हमारे पास प्रोविजंस आ जाते हैं, चाहे ब्रीच हो, फ्रस्ट्रेशन हो, स्टैंड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, वॉइडेबल, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी। अब आए हमारे एक्ट्स, इसमें भी हमसे एक्ट्स पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सोगा हो, सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एंड एलएलपी, एनआई एक्ट, कंपनी लॉ के जो हमारे इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर्स, डिबेंचर्स, डायरेक्टर्स मीटिंग्स और सीएसआर के जो प्रोविजन है वो भी हमसे पूछे जाते हैं। यूनिट 7 की अपन बात करें, फैमिली लॉ में हमारे पास आता है हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। ठीक है। इसमें हम देखते हैं हमारे पास सोर्सेज एंड स्कूल्स है, मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, मैट्रिमोनियल रेमेडीज है, चेंजिंग डायमेंशंस है मैरिज के, रिकॉग्निशन है फॉरेन डिक्रीज का, मेंटेनेंस, डावर्स, स्त्रीधन, अडॉप्शन, गार्डियनशिप, एक्नॉलेजमेंट, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, विल, वक्फ, गिफ्ट, यूसीसी, ये सारे प्रोविजन हमसे पूछे जाते हैं। यूनिट 8 हमारे पास आती है एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। ये एक्चुअली में दो यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है जो एक यूनिट में देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट के कन्वेंशंस हो गए, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, लीगल फ्रेमवर्क हो गया, ईआईए हो गया, एनजीटी हो गया, ये सब पूछा जाता है। ह्यूमन राइट्स का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है कि उनका डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, यूडीएचआर, ग्रुप राइट्स के बारे में पूछा जाता है, इनके इन्फोर्समेंट के बारे में पूछा जाता है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आता है, एनसीडब्ल्यू, एनसीएम, एनसीएससी, इन सब के बारे में भी हमसे पूछा जाता है। लास्ट 2 यूनिट्स हमारे पास आती हैं, यूनिट 9, जिसमें आईपीआर और आईटी लॉ आता है। आईपीआर में हमसे सभी पूछ लिया जाता है, मोस्टली कॉन्सेप्ट हो गया, कन्वेंशंस हो गए, स्पेसिफिक टाइप ऑफ हमारे पास जैसे कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क लॉ के प्रोविजंस, जीआई हमसे पूछ लिया, बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज आता है। आईटी लॉ में हमारे पास अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर, साइबर क्राइम, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन। तो बेसिकली आईटी में जो फोकस रहता है वो पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन या ऑफेंसेस पे रहता है। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, जिसमें अलग अलग देशों के हम जो लॉज हैं उनको देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, चाहे प्रेसिडेंशियल हो, पार्लियामेंट्री हो, मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म देखते हैं, यूएसए, कनाडा, इंडिया का, रूल ऑफ लॉ के जो हम टाइप्स हैं, फॉर्मल एंड सब्सटैंटिव वर्जन पढ़ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ रहे हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू देख रहे हैं, इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, फ्रांस का अमेंडमेंट देख रहे हैं हम, इंडिया, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका का ओम्बड्समैन देख रहे हैं, ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, यूएसए, यूके और इंडिया का। ये हमारा स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस है। चौंक गए, डर लग गया देख के? देखो भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये सब तो पढ़ना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, ये वो सारी चीजें हैं जो हम हमारे 5 ईयर या फिर 3 ईयर लॉ में जो है हम लोग पढ़ के आते हैं, प्लस फिर हम लोग एलएलएम में भी इसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो पढ़ ही रहे होते हैं, चाहे हम किसी भी ब्रांच से कर रहे हों। क्रिमिनल लॉ से कर रहे हो तो तुम्हारे पास एटलीस्ट आईपीसी रह रहा है, आप अगर कॉर्पोरेट से कर रहे हो तो कंपनी लॉ के प्रोविजंस आ गए, आईपीआर आ गए, ये सब चीज़ें आ गई। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नया है, बस रिविजन करते रहना है ना स्टूडेंट्स। तो हमारा यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न, मोड, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेबस जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होगी। तो अब यूजीसी नेट जून वाले जो बच्चे हैं अपनी कमर कस लो, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है ना, और हमें तैयारी जीत की जो है आज से ही करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि जून 2026 अब दूर नहीं है। जनवरी 10 दिन बीत चुके हैं, आधा जनवरी बचा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में
5 महीने हैं सिर्फ और सिर्फ। अगर जनवरी में भी अब आप शुरू करो तो पूरा 1 महीना भी नहीं बचा है। जून में एग्जामिनेशन हो जाता है, हम ये मान के चल रहे हैं, 10-15 दिन को हम काउंट नहीं करते। 5 महीने हैं, 10 यूनिट इसकी, और फिर हमारे पास 10 यूनिट पेपर 1 की। सिलेबस ज़्यादा है, मैं मानती हूँ ज़्यादा है, लेकिन अगर जुनून हो हमारे अंदर और हमें पता हो कि राइट डायरेक्शन हो हमें क्या करना है, तो कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है स्टूडेंट्स। मंजिल जो है हमें बहुत नज़दीक लगती है, बहुत आसान लगती है। मैं भी आप लोगों के लिए जून के लिए अब जो है सोच रही हूँ कि क्या नया लेके आऊँ, और मैंने उस पर काम करना चालू कर दिया है। चाहे वो पेड बैच हो हमारा, चाहे वो हमारा यूट्यूब पे फ्री बैच हो, तो आप लोग भी अब रेडी रहिए, चाहे वो नए स्टूडेंट्स हैं चाहे वो पुराने स्टूडेंट्स हैं। वील बी डूइंग मच मोर इन द कमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, दिसंबर वाले बच्चों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप रिजल्ट्स का वेट कीजिए, आप अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है उन्हें पता है कि उनका क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा अभी हमें रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई विल ब्रिंग अनदर सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक दिस, है ना। और किसी को भी अब अगर लग रहा है कि ये टाइम है स्टार्ट करने का, तो मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ हूँ, यही टाइम है स्टार्ट करने का। स्टार्ट कर दो पढ़ाई, सिलेबस निकलवाने से शुरू करो, सिलेबस पढ़ने से स्टार्ट करो स्टूडेंट्स। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही हमें जो है आगे JRF तक लेके जाती हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।